नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एकेएस क्लासेस में। पिछली क्लास हमारी जो थी वो चोल, चेर एवं पांड्य, चोल एवं चेर एवं पांड्य डायनेस्टी पर आधारित थी। और आज हम चालुक्यों की बात करेंगे, चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश की बात करेंगे। कुछ भी बात नहीं करूंगा, मेरा उद्देश्य प्राचीन भारत के इतिहास का समापन करना है, वो भी कुशलता पूर्वक। उसके बीच में मैं किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, अन्य बातों के द्वारा मैं नहीं करना चाहूंगा। इस हेतु मैं सीधे तौर पर आपको चालुक्यों की बात करवाता हूं। मित्रों, जैसे कि आपको पता है चालुक्य 3 जगह थे। कैसे? पहला तो पश्चिमी चालुक्य, अर्थात जो पश्चिमी चालुक्य जो ईस्ट साइड थे वो ईस्टर्न चालुक्य कहलाते हैं। वो कहाँ थे? वेंगी में थे। कहाँ थे? वेंगी में, जो कि आंध्र प्रदेश में था। क्लियर है? दूसरे थे पश्चिमी चालुक्य, ये पूर्वी एक ही था। ठीक है, ठीक है। तो पूर्वी घाट के चालुक्य जो थे पूर्वी चालुक्य कहलाए, ईस्टर्न चालुक्य कहलाए, जो कि वेंगी में थे। वेंगी के चालुक्य भी कहलाते हैं। ठीक है। इधर साइड 2 चालुक्य थे जिन्हें पश्चिमी चालुक्य कहते हैं, वेस्टर्न चालुक्य कहते हैं, जो कि एक कल्याणी में था और एक वातापी में था। वातापी का दूसरा नाम बादामी। ठीक है। अब बात करूंगा मैं, थोड़ा मैप में देखिए कि जो कृष्णा नदी, ये कृष्णा रिवर हो गई, कृष्णा नदी, ये पेन्नार नदी। ठीक है। तो मित्रों, कृष्णा के उत्तर साइड में, उत्तर में, नॉर्थ में देखिए तीन डायनेस्टियां हैं। एक तो पश्चिमी चालुक्य जो कि कल्याणी के चालुक्य थे। ठीक है। दूसरे राष्ट्रकूट जो कि मान्य खेत में थे, जबकि तीसरा वेंगी के चालुक्य जो कि पूर्वी चालुक्य कहलाए। क्लियर? एवं ये तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? वो है कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है। तो तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र था, एरिया था, वो पश्चिमी चालुक्यों के अंतर्गत था। पश्चिमी चालुक्य कौन? वातापी के चालुक्य, या कहें बादामी के चालुक्य। ठीक है मित्रों, पेन्नार व दक्षिण पेन्नार, इन दोनों नदियों के बीच में पल्लव डायनेस्टी आई सामने। कहां? आंध्र प्रदेश में पल्लव डायनेस्टी। दक्षिणी पेन्नार एवं कावेरी नदी के बीच में चोल डायनेस्टी आंध्र प्रदेश में सामने आती है। ठीक है। वैगाई नदी के दक्षिण में पांड्य डायनेस्टी सामने आती है। ठीक है मित्रों, जो वातापी के चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य थे, कहां थे? बीजापुर के निकट, कर्नाटक में बीजापुर के निकट थे। ठीक है। ये हो गई बात चालुक्यों की। ये मैप 500 से 1200 एडी तक का है, ये याद रखिएगा। मैंने एक चार्ट बनाकर जितने राजा हम लोगों को पढ़ने हैं उनको मैंने लिख दिया है। ठीक है। राजा के संदर्भ में कभी कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा कि कौन सा राजा किस डायनेस्टी का है। मैंने एक तरफ लिखा वातापी के चालुक्य, या कहें बादामी के चालुक्य। ठीक है। जो कि पश्चिमी चालुक्य कहलाए, उनके जो ये मूल चालुक्य कहलाते हैं। याद रखिएगा ये मूल चालुक्य हैं, अर्थात ये सबसे पहले यही चालुक्य आते हैं। बाकी ये 2 चालुक्य इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं उसका मैं बाद में व्याख्या करूंगा। इस वंश के चालुक्य, ये जो वंश है वातापी के चालुक्य, इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो कौन थे? वो जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह थे। अन्य राजा देखिए कौन कौन से हुए? कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड, विनयादित्य एवं विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है। विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, ये हो गए वातापी के चालुक्यों के राजा। बात करता हूं कल्याणी के चालुक्यों के राजा की, जो कि पश्चिमी चालुक्य ही थे, पश्चिम साइड है ना, पश्चिम साइड। तो इसमें पहले तो फाउंडर जान लीजिए, संस्थापक, वो तैलप द्वितीय थे। कौन? तैलप सेकंड थे। जबकि अन्य राजा विनयादित्य प्रसाद। वेंगी के चालुक्यों की बात करें, जो कि पूर्वी चालुक्य थे, जो आंध्र प्रदेश में थे, उनमें से जो संस्थापक होते हैं इस डायनेस्टी के, फाउंडर माने जाते हैं, या पहले वो कौन थे? विष्णुवर्धन एवं अन्य राजा जो थे वो सोमेश्वर सेवन एवं विक्रमादित्य 6। ये सभी राजा मैंने चार्ट बनाकर लिख दिए।
तीनों का अध्ययन करना है। लेकिन याद रहे सबसे पहले हम पढ़ेंगे वातापी के चालुक्य या कहें बादामी के चालुक्य एवं इसके बाद कल्याणी के चालुक्य, लेकिन बीच में हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट डायनेस्टी पढ़ेंगे, उसके बाद ही वेंगी के चालुक्य पढ़ेंगे। ऐसा क्यों होता है उसका उल्लेख भी बाद में ही होगा। मित्रों सबसे पहले वातापी के चालुक्य या फिर बादामी के चालुक्यों की बात किया जाए, याद रखिए जब भी आपसे वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्यों की बात की जाए तो समझ लीजिएगा कि मूल चालुक्य है। मूल मतलब सबसे पहले यही है, समझे, ये तो बाद में आते गए, ये इन्हीं वंश के राजा उठकर यहाँ चले गए। आज मैं यहाँ हूँ, मेरी आने वाली पीढ़ी कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाए तो कहलाएगी शुक्ला ही वंश की, सिंपल सी बात है। तो वातापी के चालुक्य जो है मूल चालुक्य माने जाते हैं, ठीक है। इनका दूसरा बादामी के चालुक्य भी कहते हैं। याद रखिए ये बीजापुर के निकट कर्नाटक में क्षेत्र था। फाउंडर जय सिंह है, मैंने बताया जय सिंह फाउंडर संस्थापक हैं, ठीक है। इनकी राजधानी वातापी ही थी, कैपिटल। मित्रों इस वंश का सबसे पहली बात की जाए, राजा जो है वो कीर्तिवर्मन की बात की जाए, कीर्तिवर्मन पहला शासक, ये वातापी का निर्माणकर्ता कहलाते हैं। वातापी का निर्माणकर्ता कौन कहलाता है? कीर्तिवर्मन, अर्थात वातापी को बनाने वाला। मित्रों पुलिकेशिन द्वितीय की बात करता हूं, इसी डायनेस्टी का था। आपसे बोला जाता है ना चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय, लेकिन वो चालुक्य तो था, लेकिन कहाँ का चालुक्य? वातापी का चालुक्य, ठीक है। पुलिकेशिन द्वितीय मित्रों महान शासक था, ग्रेट सिनर्जेटिक या फेमस रूलर था, ठीक है। इसने इसकी युद्ध की बात की जाए, बैटल्स की बात की जाए, इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन कौन था? वर्धन वंश का राजा, है ना, किंग ऑफ वर्धन डायनेस्टी, ठीक है। जब ये पुलिकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित कर देता है, डिफीट कर देता है, तब उपाधि लेता है, अर्थात टाइटल लेता है परमेश्वर की। कौन सी? परमेश्वर की एवं दक्षिणा पथेश्वर की। परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि लेता है पुलिकेशिन द्वितीय, ठीक है। इसने पल्लव वंश के राजा, जहां साथ में एक डायनेस्टी और आ गई ना पल्लव वंश, तो इस समय पल्लव वंश भी था, तो पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन को भी पराजित करता है, महेंद्र वर्मन को भी डिफीट किया। महेंद्र वर्मन वाज डिफीटेड बाय द पुलिकेशिन द्वितीय, ठीक है। मित्रों इसी वंश के राजा, पल्लव वंश के जो राजा थे उनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलिकेशिन द्वितीय को हरा दिया। पुलिकेशिन ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को हराया, लेकिन पुलिकेशिन द्वितीय पल्लव राजा से ही जब नरसिंह वर्मन सामने आते हैं उससे हार जाता है, ठीक है। और इसी युद्ध में इनके साथ पुलिकेशिन द्वितीय मारा जाता है, ठीक है। बात करता हूं पुलिकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की। मित्रों जो पुलिकेशिन द्वितीय की अचीवमेंट्स थी, उपलब्धियां थी, उनकी बात की जाए तो एक अभिलेख सामने आता है, एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एहोल इंस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड, कुछ भी कहें, अभिलेख कहें। इसके लेखक कौन है यह पूछा जाता है। रवि कीर्ति जो है एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शन के निर्माता के तौर पर माने जाते हैं। और ये मित्रों इसी अभिलेख में एहोल को बड़ा मंदिरों का शहर कहा गया है, सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों को शहर किसे कहा गया? एहोल में उल्लेख कहाँ है? एहोल अभिलेख में, जिसके निर्माणकर्ता कौन है? रवि कीर्ति, ठीक है। मित्रों जो वातापी के चालुक्य था वे वेंगी को जीत लेता है। अभी बात समझिए वेंगी के चालुक्य सामने कैसे आते हैं। अभी ये वेंगी के चालुक्य नहीं है, लीजिए अभी पुलिकेशिन द्वितीय का शासन चल रहा है, अभी वेंगी की चालुक्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक क्षेत्र होता है वेंगी, ये आंध्र प्रदेश में ही है, एक क्षेत्र होता है वेंगी। जब पुलिकेशिन द्वितीय ने यहाँ का राजा, बादामी का राजा, वातापी चालुक्य का राजा पुलिकेशिन द्वितीय जब वेंगी को जीत लेता है तो यहाँ पर चालुक्य वंश स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? चालुक्य डायनेस्टी स्थापित करता है, ठीक है, ठीक है। विक्ट्री ऑफ वेंगी, वेंगी को इसने जीत लिया। जब जीत लिया तो अब स्वाभाविक सी बात है वो यहाँ बैठा है, उधर तो शासन कर नहीं सकता, तो क्या किया उसने? अपने भाई विष्णुवर्धन को, अपने भाई विष्णुवर्धन को, जो ये थे, ये विष्णुवर्धन, ये पुलिकेशिन द्वितीय के भाई थे। किसके भाई थे? पुलिकेशिन द्वितीय के भाई थे। तो पुलिकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां नियुक्त कर दिया। कहां? वेंगी में, वेंगी में नियुक्त कर देता है, अर्थात ये कह सकते हैं आप अपॉइंट कर देता है, ठीक है। मित्रों ये बात हो गई। इस प्रकार यहाँ जो शासन होता है ये भी चालुक्य कहलाएंगे।
क्योंकि जो विष्णुवर्धन था वो यहाँ का वंश था, ठीक है। तो विष्णुवर्धन संस्थापक माने जाते हैं यहाँ के, क्योंकि ये पहले राजा होते हैं, फर्स्ट रूलर ऑफ, ठीक है, फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य ऑफ वेंगी। मित्रों अजंता की जो गुफाएं हैं, अच्छा अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया, ये आप बताएंगे। सातवाहन वंश थे, कुषाण वंश थे, कौन थे बताइएगा। मित्रों जो अजंता की गुफाएं हैं, जो अजंता केव है, उसमें गुहा चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? गुहा चित्र बने हुए हैं। जो केव पेंटिंग्स हैं उनमें क्या एक पेंटिंग ऐसी है जिसमें पुलिकेशिन सेकंड को, पुलिकेशिन द्वितीय को एक चित्र में बनाया, चित्र के रूप में दिखाया गया है कि पुलिकेशिन द्वितीय जो थे वो फारसी दूतमंडल का स्वागत करते हुए, अर्थात अजंता की गुहा चित्र में, केव पेंटिंग में पुलिकेशिन द्वितीय को फारसी दूतमंडल जो था, पार्सियन डेलीगेशन ऑफ मैसेंजर बोल सकते हैं, पार्सियन डेलीगेशन ऑफ मैसेंजर या कहें एम्बेसडर, तो फारसी दूतमंडल का स्वागत करते हुए किसे दिखाया गया? पुलिकेशिन द्वितीय को। कहाँ दिखाया गया? अजंता केव में, अजंता की गुफाओं में जो गुहा चित्र बने हुए हैं, केव पेंटिंग्स हैं। ये बात हो गई। मित्रों इसी क्रम में अगले राजा होते हैं विक्रमादित्य फर्स्ट। विक्रमादित्य फर्स्ट, तो विक्रमादित्य फर्स्ट लिख कर केवल इतना जानना है कि पल्लवों से बदला लिया इन्होंने, टेक रिवेंज फ्रॉम पल्लव डायनेस्टी या कहें पल्लवाज, ठीक है। तो पल्लवों से बदला क्यों लिया भाई? पल्लव ने इनका क्या बिगाड़ा? विक्रमादित्य प्रथम का बिगाड़ा था क्योंकि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलिकेशिन द्वितीय को हराया और युद्ध में पुलिकेशिन द्वितीय मारे गए। जब विक्रमादित्य इनके स्थान पर आता है, पुलिकेशिन द्वितीय के स्थान पर, तो क्या होता है? विक्रमादित्य ने नरसिंह वर्मन की हत्या कर दी। इस प्रकार वो रिवेंज ले लिए, बदला ले लिए। इतना ही जानना है। अगले शासक होते हैं विनयादित्य। कौन? विनयादित्य। मित्रों विनयादित्य की के बारे में ये जानना है, इन्होंने मालवा फतेह की, मालवा विजय की, मालवा की विजय की, ठीक है, विक्ट्री ऑफ मालवा कौन करते हैं? विजयादित्य। इन्होंने एक उपाधि ली, जब मालवा को भी जीत लिया तो इन्होंने क्या उपाधि ली? सकलोत्तर पथनाथ। इन्होंने कौन सा टाइटल लिया? सकलोत्तर पथनाथ। सकलोत्तर का अर्थ होता है सकल उत्तर। देखिए ये बैठे कहाँ है? यहाँ पास। मालवा तो ऊपर था, उत्तर साइड में, नॉर्थ में। तो जब मालवा को इसने जीत लिया तो इसने उपाधि ली सकल उत्तर। सकल मतलब संपूर्ण उत्तर, अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत जीतने वाला, ठीक है, सकलोत्तर पथनाथ, ठीक है। अगले शासक होते हैं विक्रमादित्य सेकंड। विक्रमादित्य सेकंड जो है मित्रों, इनके बारे में खास बात यह है कि इनके शासक काल के समय, जब इनका टाइम पीरियड होता है, तो दक्कन में, ये दक्कन का ही क्षेत्र था, तो दक्कन में अरबों का आक्रमण होने लगता है। आपसे पूछे दक्कन में अरबों का जो आक्रमण हुआ, किस वंश के समय हुआ? चालुक्य डायनेस्टी के समय, चालुक्य वंश के समय। शासक कौन था? विक्रमादित्य सेकंड, ठीक है। विक्रमादित्य सेकंड का एक भतीजा था जिसका नाम था पुलकेशी। पुलकेशी ने नहीं, पुलकेशी। पुलकेशी ने दक्कन में अरबों का सामना किया था और उन्हें, अरबों को रोक कर रख दिया था, आगे बढ़ने ही नहीं दिया था। तो जब ये उपलब्धि प्राप्त कर लेता है पुलकेशी, तो विक्रमादित्य सेकंड ने अपने भतीजे पुलकेशी को एक टाइटल दिया, उपाधि दी, जो पूछी जाती है। अग्नि जनाश्रय। अग्नि जनाश्रय नामक टाइटल, उपाधि पुलकेशी को किसने दिया? विक्रमादित्य सेकंड ने, ठीक है। मित्रों विक्रमादित्य की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था लोक महादेवी। लोका महादेवी एक पत्नी थी विक्रमादित्य की। लोका महादेवी ने पत्तदकल में इन्होंने विरूपाक्ष महादेव मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष महादेव टेम्पल किसने बनवाया? लोका महादेवी ने, जो कि विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी थी। दूसरी पत्नी का नाम था त्रैलोक्य देवी। क्या? त्रैलोक्य देवी। इन्होंने त्रैलोकस। मित्रों अब हम पढ़ेंगे वेंगी के चालुक्य। पश्चिमी चालुक्य के बाद जो दूसरा चालुक्य स्थापित होता है वो वेंगी के चालुक्य होते हैं, ठीक है। इनकी बात बाद में करेंगे, कल्याणी की। वेंगी के चालुक्य जो है ये पूर्वी चालुक्य कहलाते हैं क्योंकि ईस्ट साइड है, आंध्र प्रदेश में था ये, ठीक है।
इसके जो फाउंडर होते हैं, संस्थापक, ये पुलकेशिन द्वितीय के सेकंड के भाई होते हैं, जिनका नाम क्या था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ये संस्थापक होते हैं, फाउंडर होते हैं वेंगी के चालुक्यों के। विष्णुवर्धन की पत्नी का नाम था आयना देवी। क्या? आयना महादेवी। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने विजयनगर में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। विजयनगर में जैन टेम्पल्स का निर्माण करवाने वाली आयना महादेवी है, जो विष्णुवर्धन की पत्नी है। मित्रों, राजधानी मैंने बताई वेंगी वही थी, इसीलिए तो वेंगी के चालुक्य कहलाए। ठीक है मित्रों, अगला शासक होता है विजयादित्य सेकंड। विजयादित्य सेकंड जो है ये सबसे प्रतापी शासक था, मोस्ट एनर्जेटिक रूलर था वेंगी के चालुक्य के अंतर्गत। इसका सेनापति का नाम याद रख लीजिएगा, पंडरंग। कौन? पंडरंग। ठीक है, विजयादित्य सेवन, विजयादित्य सात ये वेंगी के चालुक्यों का अंतिम राजा होता है, लास्ट रूलर। ठीक है, अंतिम शासक होता है वेंगी के चालुक्यों का। इनको केवल इतना ही पढ़ना है। पश्चिमी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य अर्थात वातापी और वेंगी दोनों समाप्त। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश, जो कि कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित था। कहां? मान्य खेत में। ठीक है, इसके बाद फिर पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा ही बोला मैंने कि अब मैं राष्ट्रकूट पढ़ाऊंगा। मैं जब पढ़ा रहा था वातापी के चालुक्य में पढ़ा रहा था, तो अंतिम शासक होता है वातापी का, जो लास्ट रूलर। शायद ही मैंने नहीं पढ़ाया था, एक राजा रह गया था, वो यही है। ये लिख लीजिएगा वातापी के चालुक्यों में कि कीर्तिवर्मन वातापी के चालुक्यों का लास्ट रूलर होता है, अंतिम शासक होता है। अब मैं क्यों बोला कि राष्ट्रकूट के बाद मैं वेंगी के चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट के चालुक्य पढ़ाऊंगा, बात को समझिएगा। वो इसलिए है, ध्यान दीजिए, एक तरफ वातापी जब चल रहा था, वातापी के चालुक्य, और ये हो गया वेंगी के चालुक्य। मैं पढ़ा रहा था जब पुलकेशिन द्वितीय, वातापी के अंतर्गत पुलकेशिन को पढ़ा रहा था। पुलकेशिन जब वेंगी को जीत लेता है, तो अपने भाई विष्णुवर्धन को शासक बना देता है। कहां शासक बना देता है? वेंगी का। तो इस प्रकार ये दोनों साथ में चलने लगते हैं। दोनों राजवंश जो हैं, चालुक्य और वेंगी, वातापी और वेंगी के चालुक्य एक साथ शासन करने लगते हैं। ठीक है, जब वातापी का मित्रों ये चलता रहा, ये अपनी जगह चलता रहा, अंतिम शासक हो गए विजयादित्य। कौन? विजयादित्य। इसके अंतिम शासक कौन है? कीर्तिवर्मन जो है अंतिम शासक हो गए। तो जो राष्ट्रकूट शासक है कौन? दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन की हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। इसलिए अभी हम कल्याणी के चालुक्य नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि घटना जो है वातापी के चालुक्यों के साथ हुई, क्योंकि कीर्तिवर्मन की हत्या दंती दुर्ग ने कर दी और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाल दी। तो इन दोनों के बाद अब राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, उस राष्ट्रकूट डायनेस्टी में। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के संदर्भ में कि ये थे कौन, राष्ट्रकूट थे कौन? बहुत सारा मतभेद सामने आया, कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया कि आखिर राष्ट्रकूट थे कौन। जैसे अभिलेखों में, इंस्क्रिप्शंस में राष्ट्रकूट को यदुवंशी कहा गया है। क्या? यदुवंशी कहा गया है। ठीक है, किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्रकूट थे ये रट वंश के वंशज थे राष्ट्रकूट, ऐसा किंवदंती है। और कहा जाता है कि रट का पुत्र ही राष्ट्रकूट था। कोई परफेक्ट डिफिनेशन नहीं है, कहा जाता है रट वंश के वंशज थे और रट का पुत्र राष्ट्रकूट था, उसी के नाम पर राष्ट्रकूट वंश बन गया। एक इतिहासकार है जिनका नाम है फ्लीट ने कहा, क्या कहा? राठौर शब्द। कहते हैं कि राष्ट्रकूट शब्द से राठौर निकला है, अर्थात राष्ट्रकूट शब्द से जो राठौर निकला है, तो राष्ट्रकूट राठौर थे। ठीक, ये कौन कहता है? फ्लीट कहते हैं। फिर बर्नेल आते हैं, ये भी इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि जो
जो मित्रों मान्य खेत के राजपूत थे, मान्य खेत के राजपूत थे, ये उस तेलुगु जाति के, वो तेलुगु कास्ट के, वो तेलुगु ट्राइब्स के थे जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में रेड्डी लोग हैं। अर्थात इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से राजपूत को इन्होंने रेड्डी कहा। किसने? बर्नेल ने। ठीक है। फिर एक और आए सीवी वैद्य, ये भी इतिहासकार। सीवी वैद्य ने राष्ट्रकूटों को मराठी भाषी कहा, अर्थात मराठी लैंग्वेज के लोग थे, ऐसा कहना है सीवी वैद्य का। ये हो गई कौन थे, ऐसे मतभेद है सामने, तो किसे आप सत्य मानेंगे, किसे असत्य कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, निवास स्थान कहाँ था इनका, ये भी मतभेद है कि कोई परफेक्ट नहीं बता पाया कि इनका स्थान, निवास स्थान कहाँ था। मित्रों, बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि जो महाराष्ट्र में रहते थे, बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि राजपूत महाराष्ट्र में रहते थे। राष्ट्रकूट, और ये भी कहते हैं कि राष्ट्रकूट के जो रठिक पूर्वज थे, रठिक पूर्वज मतलब ये जो रटवंश के थे, तो राजपूत के जो रठिक पूर्वज थे वो महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों जगह थे, ऐसा मानना है बहुत सारे विद्वानों का। अल्तेयर कहते हैं, अल्तेयर ने कहा कि राजपूतों की भाषा कन्नड़ थी। अल्तेयर कहते हैं कि राजपूतों की जो लैंग्वेज थी वो कन्नड़ लैंग्वेज थी। अर्थात अल्तेयर ने इस मत का खंडन कर दिया, इस मत को मानने से इंकार कर दिया, और साथ में कहते हैं कि राजपूतों की लैंग्वेज, भाषा कन्नड़ थी, इसलिए महाराष्ट्र में तो ये रह नहीं सकते, कन्नड़ क्षेत्र अर्थात कर्नाटक में ही रहे होंगे। ये अल्तेयर महाराज का कहना है। अभिलेखों में, इंस्क्रिप्शंस में यह कहा गया लट्टलूर नगर जो है ये निवास स्थान था, अभिलेखों में उल्लेखित है कि राजपूत यहाँ रहते थे। ये था कहाँ? ये निजाम राज्य के अंतर्गत बीदर नामक जिले में था। निजाम राज्य जो था, किंगडम जो था, तो एक बीदर जिला था, डिस्ट्रिक्ट था, उसमें ये क्षेत्र नगर था और यहीं पे रहते थे राजपूत, ऐसा उल्लेख इंस्क्रिप्शंस में है, अभिलेख में। थोड़ा प्रारंभिक अवस्था की बात की जाए, इनिशियल स्टेज कि राजपूत आते कैसे हैं सामने। मित्रों, जो बादामी के चालुक्य याद रखिए मित्रों, राष्ट्रकूट जो थे ये बादामी के जो चालुक्य थे इनके सामंत थे, फेडुलिस्ट थे। कौन? सामंत अर्थात फेडुलिस्ट। तो राजपूत पश्चिमी चालुक्य अर्थात बादामी या कहें वातापी के चालुक्यों की ये फेडुलिस्ट थे, सामंत थे। सामंत अर्थात जागीरदार। ठीक है, सामंत थे। मित्रों, कालांतर में बाद में क्या होता है कि राष्ट्रकूट, एक स्वतंत्र राजपूत साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूट एम्पायर। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना होती है और ये कर्ता कौन है अभी कुछ देर में बताता हूं। ठीक है, वातापी में मित्रों चालुक्य राजा था कीर्तिवर्मन। कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड की हत्या कर देता है दंतीदुर्ग नामक व्यक्ति ने। देखिए, कीर्तिवर्मन सेकंड के समय भी सामंत होता है कौन? दंतीदुर्ग। ठीक है, अभी सामंत ही है, फेडुलिस्ट है, लेकिन हत्या कर दी कीर्तिवर्मन सेकंड की, और इस क्षेत्र में, और यहाँ पर दरअसल इस क्षेत्र में मुख्यतया राष्ट्रकूट वंश की नींव डाल दी, कास्ट दी फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी तो डाल दी। लेकिन अभी ये राजा नहीं हुआ और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं हुआ, अभी भी सामंत बने हुए हैं। मैं पहले भी उल्लेखित कर चुका हूं कि साम्राज्य धीरे धीरे सामने आता है। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना वास्तविक संस्थापक अर्थात रियल फाउंडर, और फाउंडर में अंतर होता है। फाउंडर मतलब जैसे कि अभी दंतीदुर्ग ने नींव डाल दी किसकी? राष्ट्रकूट वंश की, कास्ट दी फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये राजा नहीं हुआ और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं हुआ, अभी भी सामंत बने हुए हैं। मैं पहले भी उल्लेखित कर चुका हूं कि साम्राज्य धीरे धीरे सामने आता है। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना वास्तविक संस्थापक अर्थात रियल फाउंडर, और फाउंडर में अंतर होता है। फाउंडर मतलब जैसे कि अभी दंतीदुर्ग ने नींव डाल दी किसकी? राष्ट्रकूट वंश की, कास्ट दी फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। लेकिन पूर्ण रूप से जब स्वतंत्र कैसे होता है, कहने का मतलब कीर्तिवर्मन का पुत्र भी रहा होगा, तो पूरी तरह से अभी चालुक्य वंश समाप्त नहीं हुआ होगा, लेकिन आने वाले समय में जब कोई और शासक हुआ होगा यहाँ,
ना कहिए नाम मात्र के बराबर। शासन तो अब दंती दुर्ग ही करने लगे थे, लेकिन जब राष्ट्रकूट वंश में कोई दूसरा शासक आता है वो चालुक्यों से पूरी तरह स्वतंत्र करवा देता है राष्ट्रकूटों को, और वो वास्तविक संस्थापक बनता है। ठीक है मित्रों दंती दुर्ग ने जब हत्या कर दी किसकी, वातापी के अंतिम राजा चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन सेकंड की, तो उसने गुलबर्ग कहाँ है, कर्नाटक, गुलबर्ग को मुख्य स्थान बनाता है अपने क्षेत्र का। ठीक है, बाद में ये जो राष्ट्रकूट थे ये मान्यखेत के राष्ट्रकूट कहलाने जाने लगते हैं। बाद में ये राष्ट्रकूट मान्यखेत के राष्ट्रकूट के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, है ना। यहाँ बीदर पहले उनका क्षेत्र था, बाद में कहलाए जाने लगे मान्यखेत की। ठीक है मित्रों, इसी समय जब राष्ट्रकूट वंश इस प्रकार सामने आ रहा था तो उत्तर भारत में दो प्रमुख राजवंश सामने आ रहे थे। पहला तो ईस्ट साइड पूर्व में बंगाल में पाल डायनेस्टी, पाल वंश सामने आ रही थी। उसी प्रकार इधर साइड अर्थात नॉर्थ और वेस्ट साइड क्या हो रहा था, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार वंश सामने। तो राष्ट्रकूट के अंतर्गत सबसे पहला शासक होता है दंती दुर्ग। याद रखिए ये चालुक्य, जब यहाँ पर पश्चिमी चालुक्य अर्थात बातापी के चालुक्यों में किसका शासन था, ये कहाँ था, पश्चिमी चालुक्य कहलाते हैं, बातापी के चालुक्य कहलाते हैं, बादामी के चालुक्य कहलाते हैं, जो कि कर्नाटक में बीजापुर के निकट था। इसका शासक होता है चालुक्य राजा यहाँ पर कीर्तिवर्मन द्वितीय जब राजा होता है चालुक्य वंश का यहाँ पर, तब क्या होता है कि जो दंती दुर्ग होता है ये सामंत होता है, फेडुलिस्ट होता है कीर्तिवर्मन द्वितीय का, या कहें पश्चिमी चालुक्य, या कहें क्या होता है मित्रों कि जब भी अच्छा ये जानते हैं आप सामंत का काम क्या होता है। सामंत अर्थात एक अधीनस्थ अधिकारी होता है राजा के कार्यभार देखता है, संभालता है, होता राजा ही है, लेकिन वो राजा नाम मात्र का होता है। वो रसद अर्थात युद्ध सामग्री सब कुछ एकत्रित करता है और राजा को जरूरत पड़ने पर उसे उपलब्ध करवाता है। ये सामंतों का काम होता है। बदले में राजा सामंतों को कुछ भूमि प्रदान कर देते हैं, भूमि दान दे देते हैं, लैंड डोनेशन कर देते हैं उनको, सामंतों को। ठीक है, इस प्रकार ये जागीरदार होते हैं। क्या होता है, जब भी कोई शासक कमजोर साबित होने लगता है, उतना योग्य नहीं रहता, तो सामंत स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ट्राइडेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार दंती दुर्ग ने, जब कीर्तिवर्मन सेकंड उतने कुशल नहीं थे, वातापी के जो चालुक्य कीर्तिवर्मन सेकंड थे, तब दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन की हत्या कर दी। कीर्तिवर्मन की हत्या करने के बाद ही दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली, कास्ट द फाउंडेशन ऑफ द राजपूत डायनेस्टी। ठीक है, कब डाली ये याद रखिएगा, 725 एडी में। अर्थात जो वातापी के चालुक्य थे अर्थात बादामी के चालुक्य थे, इनका अंत 725 एडी अर्थात ईस्वी में होता है, जबकि 725 एडी अर्थात ईस्वी में राष्ट्रकूटों का उदय होता है, जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है। राजधानी किसे बनाई दंती दुर्ग ने, ये याद रखने योग्य बात है, मान्यखेत में। कहा बनाई, मान्यखेत में। ठीक है, ये कहा था कमेंट करके बताइएगा। ये दंती दुर्ग जो था मित्रों, ये इंद्रराज सेकंड का पुत्र था। इंद्रराज भी सामंत ही थे पश्चिमी चालुक्यों के, लेकिन जब इंद्रराज द्वितीय का पुत्र दंती दुर्ग आता है और राजा यहाँ का हो जाता है कौन, कीर्तिवर्मन सेकंड, तो हत्या कर दी और कास्ट द फाउंडेशन ऑफ द राजपूत डायनेस्टी। ठीक है, राजपूत वंश की नींव डाल दी। मित्रों, उपाधि कौन सी ली, टाइटल कौन सा लिया, वो था खड़गांव लोक जो है ये टाइटल लेता है, उपाधि लेता है दंती दुर्ग। ठीक है, एक चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ या कहीं महादान यज्ञ करता है। याद रखिए, इसमें बहुत सारा इसने दान दिया उज्जैन में। तो उस समय जो प्रतिहार राजा होते हैं वो इस यज्ञ में द्वारपाल का काम करते हैं, गेट कीपर का काम करते हैं, अर्थात इसके यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व, जिम्मा, कार्यभार संभालते हैं प्रतिहार शासक, प्रतिहार रूलर। ठीक है, तो अभी इस प्रकार यह पता चलता है कि राष्ट्रकूट और प्रतिहारों में मित्रता है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हैं। अभी
स्थिति को देखकर। लेकिन आगे आने वाले समय में जब त्रिपक्षीय संघर्ष होता है तो प्रतिहार राजा और राष्ट्रकूट राजा भिड़ने लगते हैं। वो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है उसका एक अलग लेक्चर होगा। मित्रों, दंती दुर्ग का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है, लेकिन इसके चाचा थे जिनका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण फर्स्ट दंती दुर्ग के चाचा थे, याद रखिएगा। एवं इस प्रकार दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के नए राजा होते हैं, ठीक है। मित्रों, कृष्ण प्रथम की बात की जाए कि इन्होंने राष्ट्रकूटों को चालुक्यों से पूर्ण रूप से मुक्त कराया। दंती दुर्ग ने तो पश्चिमी चालुक्य में कीर्तिवर्मन सेकंड की हत्या करके नींव डाली थी, लेकिन अभी उतने स्वतंत्र नहीं हुए, उतने इंडिपेंडेंट नहीं हुए। लेकिन जब कृष्ण सेकंड आते हैं तो यहाँ से पूरी तरह से मुक्त करवा देते हैं राष्ट्रकूटों को। इस प्रकार राष्ट्रकूट यहाँ का भी शासन कार्यभार संभालते हैं। सबसे पहले यही सामने आते हैं, उसके बाद ही ये मान्य खेत के राष्ट्रकूट कहलाने लगते हैं। मित्रों, अजंता एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है, कैलाश मंदिर, कैलाश टेम्पल का निर्माण करवाने वाले वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ही है। सीधे तौर पर पूछा जाता है कि अजंता एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उनका संबंध किस राजवंश से है, किस डायनेस्टी से है, तो वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से है, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश के राजा, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो रूलर थे, किंग थे, कृष्ण प्रथम ने ही इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद मित्रों ध्रुव प्रथम आते हैं। कौन? ध्रुव फर्स्ट आते हैं। याद रखिए इनके दो अन्य नाम हैं, धारावर्ष या कहें ध्रुव निरूपण, ध्रुव निरूपम एवं धारावर्ष ध्रुव प्रथम के ही नाम है। याद रखिए ये 780 ईडी में सामने आते हैं, 780 में ईस्वी में सामने आते हैं। मित्रों, कन्नौज पर अधिकार हेतु मैंने बताया था त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष जब होता है, ट्राइपराइट स्ट्रगल जब होता है, तो कन्नौज पर अधिकार हेतु जब त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसमें ट्राइपराइट स्ट्रगल जो है, इसकी चर्चा मैं बाद में एक अलग लेक्चर के तौर पर करूंगा। इतना जान लीजिए कि राष्ट्रकूट वंश की ओर से, राष्ट्रकूट डायनेस्टी की ओर से पहला शासक होता है कृष्ण ध्रुव प्रथम, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला फर्स्ट रूलर, पहला शासक राष्ट्रकूट डायनेस्टी का कौन था, वो ध्रुव प्रथम था। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैंने बताया कि अभी देखिए यहाँ पर दंती दुर्ग जब यज्ञ करवाता है उज्जैन में, तो प्रतिहार राजा, प्रतिहार शासक गेट कीपर का काम करते हैं, द्वारपाल का काम करते हैं। तो मित्रता दिखती है, मित्रता की झलक स्पष्ट रूप से यहाँ पे द्रष्टव्य है, दिखाई पड़ती है। लेकिन जब त्रिपक्षीय संघर्ष होता है तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीन वंश ही भिड़ते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में। कारण क्या था? कन्नौज पर अधिकार हेतु। जब हर्षवर्धन की डेथ होती है तो इस पर अधिकार हेतु ये तीनों भिड़ते हैं। पाल कहाँ के थे? ये बंगाल के शासक थे, ठीक है, पूर्व की ओर ये शासन करते थे, ठीक है। तो ये बात की बात करेंगे। मित्रों, इसी संघर्ष में, त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव प्रथम ने पाल वंश के राजा धर्मपाल को पराजित किया, ठीक है, एवं प्रतिहार राजा वत्सराज को भी पराजित कर देते हैं, ठीक है। अर्थात वत्सराज एंड धर्मपाल वाज डिफीटेड बाय दी ध्रुव प्रथम। मित्रों, ध्रुव प्रथम ने राष्ट्रकूट वंश की जो सीमा थी, जो राज्य की सीमा थी, उसका विस्तार गंगा यमुना दोआब एरिया तक कर दिया। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक ध्रुव प्रथम ने इसका विस्तार कर डाला। बात खत्म ध्रुव प्रथम की। अब बात करते हैं गोविंद तृतीय की, गोविंद थर्ड की। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इनका अध्ययन करना है हमको। ऑर्डर से नहीं पढ़ना कि पहला शासक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको नहीं पढ़ना। जहां से प्रश्न बनते हैं और बनने की प्रबल संभावना व्यक्त की जाती है उन्हीं को पढ़ना है। मित्रों, गोविंद थर्ड की बात करें, गोविंद थर्ड के पहले थे गोविंद सेकंड, गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय जो थे ध्रुव प्रथम के अयोग्य भाई थे। अब अयोग्य थे इसलिए उनका ज्यादा टाइम नहीं चला, लेकिन इसके बाद गोविंद थर्ड आ जाते हैं। गोविंद थर्ड जो थे ये महान शासक थे राष्ट्रकूट वंश के, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। कौन थे? गोविंद तृतीय। मित्रों, गोविंद तृतीय के समय, जो समय काल था, जो टाइम पीरियड था, ये राष्ट्रकूटों का चरमोत्कर्ष कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रकूटों का चरमोत्कर्ष जो है, क्लाइमेक्स ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, वो गोविंद तृतीय का समय शासन काल है, ठीक है। इन्होंने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, ठीक है। पहला शासक
तो ध्रुव प्रथम था भाग लेने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला, जबकि टाइपराइट स्ट्रगल में, त्रिपक्षीय संघर्ष में गोविंद तृतीय भी भाग लेते हैं। गोविंद तृतीय ने इस संघर्ष में बहुत ज्यादा विक्ट्रियां प्राप्त की, विजय प्राप्त की। जैसे पाल राजा धर्मपाल, इसने भी धर्मपाल को पराजित किया। उज्जैन के राजा गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। कन्नौज पर उस समय शासन था चक्रा युद्ध का, चक्रा युद्ध को भी पराजित किया। एवं वेंगी के चालुक्य विजयादित्य को भी पराजित किया। और कांची के पल्लव राजा, यहां पर किसका शासन था कांची में? आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, कांची पर उस समय पल्लव का शासन था, तो पल्लव राजा। तो किसने? धर्मपाल, नागभट्ट सेकंड, चक्रा युद्ध एवं विजयादित्य वाज डिफीटेड बाय दी गोविंद थर्ड, गोविंद तृतीय से पराजित हो जाते हैं। इस प्रकार आप खुद देख पा रहे होंगे, इतनी ज्यादा विक्ट्रियां प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली, इसलिए राष्ट्रकूटों का चरमोत्कर्ष माना जाता है। ठीक है, क्लाइमेक्स ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। मित्रों, इसके बाद हम पढ़ेंगे अमोघ वर्ष। कौन? अमोघ वर्ष। मित्रों, ये गोविंद तृतीय के 6 वर्ष के अल्पायु के पुत्र थे, अर्थात यूथफुल। ठीक है, कम उम्र में, अर्थात 6 वर्ष में ये राजा बनते हैं और ये गोविंद तृतीय के, गोविंद थर्ड के पुत्र होते हैं। गोविंद तृतीय जब इनको राजा घोषित करते हैं, अमोघ वर्ष को, अपने पुत्र 6 वर्षीय पुत्र अमोघ वर्ष को, उसके साथ ही इनके भाई का नाम था कर्क सुवर्ण वर्ष। कर्क सुवर्ण वर्ष जो थे, इनको संरक्षक नियुक्त कर देते हैं अमोघ वर्ष के। अब संरक्षक क्यों नियुक्त किए? क्योंकि उनकी उम्र कम थी, तो इसलिए शासन की बागडोर इनके हाथ में दे दी, जबकि राजा अपने पुत्र को घोषित कर दिया। अर्थात अपॉइंट कर्क सुवर्ण एज अ पैट्रन ऑफ अमोघ वर्ष। ठीक है, अमोघ वर्ष का शासनकाल शांति प्रियता के लिए जाना जाता है, अर्थात जो इनका शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पीसफुल था। ठीक है, शांति प्रिय इनका शासन था, क्योंकि याद रखिए ये जैन धर्म के अनुयायी थे, फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, ये जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म में हिंसा वर्जित है। ठीक है, और ये कला साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध थे, फेमस फॉर दी आर्ट एंड कल्चर, कला एवं साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध थे अमोघ वर्ष। तो इसलिए इनका ज्यादा ध्यान युद्ध में नहीं रहा, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ठीक है मित्रों, इनके बारे में कहा जाता है कि ये महालक्ष्मी की उपासक भी थे, वर्शिपर ऑफ महालक्ष्मी, महालक्ष्मी के ये उपासक भी थे, ये कहा जाता है। इनकी पुस्तक है, रचना है, ध्यान दीजिए, कविराज मार्ग एवं प्रश्नोत्तर मलिका एवं कविराज, ये अमोघ वर्ष की 2 कृतियां हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, याद रखिएगा। मित्रों, अमोघ वर्ष के दरबारी थे, जो कोर्टली थे, दरबारी थे, उनका नाम था जिनसेन ने एक रचना लिखी, अपनी पुस्तक लिखी, आदि पुराण किसकी रचना है? जिनसेन किसके दरबारी थे? अमोघ वर्ष, या दूसरे शब्दों में जिनसेन किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। दूसरे थे महावीराचार्य प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, आप भी जानते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है? महावीराचार्य के। महावीराचार्य अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे, कोर्ट में रहते थे। आपसे प्रश्न है कि आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? उनकी एक पुस्तक का नाम भी बताइए। ठीक है मित्रों, अगले दरबारी हैं सक्तायना की रचना है अमोघ वृत्ति में सक्तायना ने अमोघ के बारे में बहुत ही विशद वर्णन किया है। ठीक है मित्रों, इनके बारे में कहा जाता है, अमोघ वर्ष के बारे में, इन्होंने तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी बताइएगा? ठीक है, देख लीजिए, बता ही देते हैं। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा में इन्होंने जल समाधि ले ली, अर्थात वाटर ग्रेव अर्थात जल समाधि किसने ली? अमोघ वर्ष ने। पूछे आपसे प्रश्न कि किस राष्ट्रकूट वंश के राजा ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली? वो अमोघ वर्ष थे। अभी थोड़ा सा और है, हमें मेरे साथ बने। मित्रों, राष्ट्रकूट के अंतर्गत 2-3 और शासक हैं, उन पर अध्ययन करिए। जैसे इंद्र तृतीय जो है, इनके बारे में खास बात यह है कि इनके टाइम पीरियड पे एक अरब का एक ट्रेवलर आता है, यात्री आता है, जिसका नाम है अल मसूदी जो है, ये भारत किसके समय आता है? याद रखिए, राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय के समय। ठीक है, अगले शासक होते हैं कृष्ण थर्ड। इनकी उपाधि देखिए जरा,
इन्होंने एक टाइटल लिया जिसका नाम है अकाल वर्ष। अकाल वर्ष कृष्ण तृतीय की उपाधि है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की। इनके दरबारी कौन थे? कोटली, कोर्ट में कौन कौन रहता था? ठीक है, उनका नाम है पोन्न। पोन्न जो है ये कृष्ण थर्ड के दरबारी थे, कोटली थे, और इनकी जो रचना है वो याद रखिए शांति पुराण। कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ लैंग्वेज में शांति पुराण की रचना पोन्न ने की, जो कि कृष्ण थर्ड के, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड के दरबारी थे। मित्रों, ये अंतिम महान शासक थे, ये भी याद रखिए। ये लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे किसके? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। कौन? कृष्ण थर्ड। ठीक है, अब बात करता हूं कर्क तृतीय की। ये अंतिम शासक होते हैं, लास्ट किंग ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, अंतिम शासक होते हैं कर्क तृतीय। ठीक है, क्योंकि इनके मंत्री थे कौन? तैलप द्वितीय। इनके मिनिस्टर थे तैलप द्वितीय, तैलप सेकंड। इन्होंने कर्क तृतीय की हत्या कर दी। अब जब हत्या कर दी तो इन्होंने क्या किया? 1973 में 973 एडी में कल्याणी के चालुक्यों की नींव डाली। ठीक है, कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की। इसलिए मैं बोलता हूं, पहले इतना जानिए कि राष्ट्रकूट अब समाप्त हो गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हमने चेर पढ़ा दक्षिण भारत के राजवंशों के अंतर्गत, फिर चोल डायनेस्टी पढ़ी, फिर पांड्य राजवंश पढ़ा, फिर पल्लव डायनेस्टी पढ़ी, फिर वातापी के चालुक्य पढ़े, या कहें बादामी के चालुक्य कहें, या कहें पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, इसके बाद हमने वेंगी को पढ़ा। वेंगी को वातापी को मूल चालुक्य माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के बाद दो और चालुक्य सामने आते हैं अन्य जगहों पर, जैसे वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। वातापी के बाद हमने वेंगी को क्यों पढ़ा, कल्याणी को क्यों नहीं पढ़ा? याद रखिए, वातापी के चालुक्यों का जब शासक होता है, राजा होता है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीत लिया, आंध्र प्रदेश में था। वेंगी को जीत लिया, और वेंगी को जीतने के बाद उसने वेंगी में अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त करता है। इस प्रकार वातापी के बाद वेंगी के चालुक्य सामने आते हैं, ना कि कल्याणी के। ठीक है, वेंगी के चालुक्यों को के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, या प्रथम शासक, फर्स्ट रूलर कौन थे? विष्णुवर्धन वेंगी। वातापी के चालुक्यों का जो अंतिम राजा होता है उसका नाम है कीर्तिवर्मन सेकंड। राष्ट्रकूट जो थे वो वातापी के चालुक्यों के सामंत थे, फेडुलिस्ट थे। जब कीर्तिवर्मन का शासन होता है वातापी में, तो यहाँ राष्ट्रकूट वंश का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने कीर्तिवर्मन की हत्या कर दी, और जब हत्या कर दी तो उसने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाल दी। ठीक है, फाउंडर बन गया, संस्थापक बन गए दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के। और अभी कल्याणी के चालुक्य सामने नहीं आए, याद रखिए। चलता रहा, वातापी के चालुक्य चले गए, वेंगी के चल रहे हैं अपनी जगह, और राष्ट्रकूट आ गए। राष्ट्रकूट में अंतिम राजा हुआ कर्क थर्ड। क्यों होता है कर्क थर्ड? क्योंकि कर्क थर्ड जो था, तृतीय जो था, इसका एक मंत्री था तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय चालुक्य वंश का ही था। ठीक है, तो तैलप द्वितीय ने कर्क तृतीय की हत्या कर दी, और हत्या जब कर दी तो उसने फिर कल्याणी के चालुक्यों की नींव डाली। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य जो थे उसके फाउंडर बन गए तैलप द्वितीय, संस्थापक। इस प्रकार हमने वातापी पढ़ा, फिर वेंगी पढ़ा, फिर राष्ट्रकूट पढ़ा, और फिर कल्याणी के चालुक्य पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों पढ़े हैं, ऐसा सीक्वेंस हमने क्रम क्यों रखा, ये मैंने आपके सम्मुख प्रकट कर दिया। मित्रों, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा अजंता और एलोरा की गुफाओं पर दृष्टि रखते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रकूट वंश से भी संबंध रखती हैं। और यहां पर मैंने समस्त जानकारी इन दोनों केव्स की, गुफाओं की रख दी है, और इन अजंता और एलोरा के संबंध में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। निर्माण कौन करवाता है इनका, अजंता और एलोरा केव्स का? वो सातवाहन वंश के शासक होते हैं। सातवाहन डायनेस्टी ने इसका निर्माण करवाया इन दोनों का। ठीक है, अजंता की जो संख्या है अजंता केव्स की, गुफाओं की, वो 29 है, 29 है। लेकिन शेष कितने हैं जो अच्छी स्थिति में है, ठीक ठाक स्थिति में है? वो केवल 6 बचे हैं। ठीक है, अजंता की गुफाओं का संबंध कैसे है?
आध्यात्मिक जीवन का चित्रण किया गया है। अजंता की केव्स में, गुफाओं में आध्यात्मिक जीवन अर्थात स्पिरिचुअल लाइफ का चित्रण किया गया है। ठीक है, ये अजंता की बात हो गई। अजंता की गुफाओं का जो संबंध है वो किस किस वंश से है, ये पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो निर्माण करवाए इसका सातवाहन वंश के शासक, तो सातवाहन डायनेस्टी से संबंध हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद गुप्त शासकों ने भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत काम करवाया, तो गुप्त डायनेस्टी से, गुप्ताज डायनेस्टी से भी इसका संबंध हो गया। इसके बाद गुप्तोत्तर काल से भी ये संबंध रखते हैं, और अभी राजपूत वंश से भी ये संबंध रखने लगे हैं। क्यों रखेंगे अभी बताते हैं। ठीक है, एलोरा भी सेम इन्हीं डायनेस्टियों से, इन्हीं डायनेस्टी से, इन्हीं वंशों से संबंध रखती है। मित्रों, अजंता की केव में यह पूछा जाता है कि इस गुफा नंबर में, इस गुफा संख्या में क्या उत्कीर्ण है, क्या उल्लेखित है, या फिर ये चीज किस गुफा नंबर में है, ऐसा पूछा जाता है। तो गुफा नंबर जो अजंता की, इधर गुफा नंबर 1 और 2 है। ठीक है, केव नंबर 1, 2 है, ये गुप्तोत्तर काल से, पोस्ट गुप्ताज पीरियड से संबंध रखती है। क्लियर है। और जो गुफा संख्या केव नंबर 9 और 10 है, 9 और 10 है, ये प्रथम शताब्दी से संबंध रखती है, फर्स्ट सेंचुरी से रिलेटेड है। ठीक है, गुफा नंबर 16, 17 और 19, 16, 17 और 19, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, गुफा नंबर 16 में मरनासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। गुफा नंबर 16 में, अजंता की गुफा केव में 16 नंबर जो केव है, वो उसमें मरनासन राजकुमारी का चित्र अंकित है, अर्थात एक ऐसी राजकुमारी का चित्र बना है, वो लगभग मरने की स्थिति पर है, मरी नहीं है लेकिन मरने की कगार पर पहुंच गई है, जिसे मरनासन स्थिति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, राजकुमारी का चित्र अंकित है किस गुफा नंबर में? 16। 17 नंबर की जो गुफा है, केव नंबर 17, इसे चित्रशाला की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? चित्रशाला की संज्ञा दी जाती है, अर्थात आर्ट म्यूजियम। ठीक है, चित्रशाला की संज्ञा दी जाती है। इसमें बुद्ध की जीवन घटनाओं का चित्रण अंकित है, अर्थात महात्मा बुद्ध के जो भी जीवन में घटनाएं घटित हुई उनका चित्रण, मतलब उनको चित्रात्मक रूप दे दिया गया है। ठीक है, चित्रों के रूप में इस गुफा में, इस चित्रशाला जिसका नाम है, इसमें दिखाया गया है। तो ये बात हो गई अजंता की गुफाओं में, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। है कहां ये? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। इधर आइए, एलोरा की गुफाओं की बात करता हूं। तो एलोरा की गुफाओं को की जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है एलोरा की केव्स के बारे में, गुफाओं के बारे में, वो किसने किया? वो फ्रांसीसी ट्रेवलर थे, फ्रांसीसी यात्री थे, जिनका नाम थेवीनेट ने सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में, सेंचुरी में एलोरा की गुफाओं का उल्लेख किया सर्वप्रथम। एलोरा की गुफाओं में मित्रों 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कैसी गुफाएं हैं? शैलकृत गुफाएं हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे अजंता की गुफाओं में केव नंबर्स पढ़े हैं, इधर भी पढ़ना है। ठीक है, जो केव नंबर है जो 1 और 2 से, ठीक है, बात को समझिएगा, जो टोटल केव्स हैं, है ना, फर्स्ट केव, सेकंड केव्स। ठीक है, तो जो केव नंबर 1 से लेके 12 तक, ठीक है, 1 to 12, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध रिलीजन से संबंधित है, याद रखिएगा। तो और गुफा नंबर, केव नंबर 10 में कर्मा जी की गुफा कहलाती है। याद रखिए, 10वें नंबर की जो गुफा है उसको विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुफा नंबर 13 से लेकर 29 तक, गुफा नंबर 13 से 29 तक जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदुइज्म से संबंधित है, हिंदू रिलीजन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 13 से 29 तक की गुफाओं को। 15 नंबर की जो गुफा है, इसमें विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है। नरसिंह मतलब नर और सिंह के मिश्रण के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, यह नरसिंह अवतार के रूप में चित्र बनाया गया है गुफा नंबर 15 में। गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। मित्रों याद रखिए, अब आपसे प्रश्न पूछेगा, यहां से तो पूछ ही सकता है, अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। याद रखिए, ये जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है, जबकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है,
मित्रों एलोरा में जो कैलाश मंदिर बना है, एलोरा में कैलाश मंदिर जो बना है वो किसने बनवाया? वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। इसलिए ये सब गुफाएं राष्ट्रकूट से भी संबंधित हैं, क्योंकि सातवाहनों ने तो बनवा दिया, लेकिन आगे आने वाले विभिन्न प्रकार के वंश जो थे उनके राजाओं ने थोड़ा बहुत काम करवाया इन गुफाओं में। दो तीन और गुफाएं देखिए जरा। एलिफेंटा गुफा, ये कहाँ है कमेंट करके बताइएगा। एलिफेंटा गुफा जो है केव, ये गुप्त राष्ट्रकूट से संबंध रखती है, याद रखिए, राष्ट्रकूट डायनेस्टी से संबंध रखती है। बाघ की गुफा, जो बाघ की केव्स हैं वो मध्य प्रदेश के धार में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? विंध्य पर्वत पर स्थित है, विंध्याचल माउंटेन पर पर्वत पर स्थित है और ये गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। गुप्तास पीरियड से संबंध रखते हैं कौन? बाघ की गुफाएं। मित्रों इसमें लौकिक जीवन संबंधित चित्र हैं। अजंता की गुफाओं में आध्यात्मिक जीवन स्पिरिचुअल लाइफ संबंधित चित्र थे, जबकि बाघ की गुफाओं में लौकिक जीवन संबंधी अर्थात टेम्पर्ड लाइफ से रिलेटेड चित्र बनाए गए हैं, पिक्चर से सामने आते हैं। लौकिक जीवन का अर्थ होता है सांसारिक जीवन, जो हम लोग जीवन जी रहे हैं यही सांसारिक जीवन है, यही लौकिक जीवन है, ठीक है। जो साधु पुरुष महात्मा लोग वैराग्य जीवन में रहकर जीवन जीते हैं वो आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्म मतलब मन को परमात्मा से मिलाना। मित्रों अब ये हो गई राष्ट्रकूट वंश की बात। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि कल्याणी के चालुक्यों के फाउंडर कौन है, संस्थापक। उनका नाम है तैलप द्वितीय। कौन है? तैलप द्वितीय। उनकी राजधानी क्या थी, कैपिटल? वो मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत। कहाँ है? टिप्पणी करिए, कमेंट करिए। मित्रों इस वंश के एक राजा का नाम पढ़िए, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर फर्स्ट। इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने राजधानी जो थी, जब ये राजा बनते हैं तो राजधानी कैपिटल मान्यखेत से कहां ट्रांसफर कर दी? कल्याणी ले गए। कहां ले गए? कल्याणी, ठीक है। तो इस प्रकार अच्छा ये मान्यखेत में क्यों थे? पहले आप भी जानते हैं कि राष्ट्रकूट कहां पर थे? मान्यखेत में थे। तो राष्ट्रकूट का समापन किया तैलप द्वितीय ने। कहां पे? मान्यखेत में। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहीं पर सबसे पहले कल्याणी स्थापित हुए, मान्यखेत में। लेकिन इसलिए तैलप द्वितीय ने राजधानी कैपिटल मान्यखेत बनाई। लेकिन जब सोमेश्वर प्रथम आते हैं तो मान्यखेत से कहां ले जाते हैं? कल्याणी। और इस प्रकार यहां से ही स्टार्ट होता है कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। बस इनके बारे में इतना जानना है। अगले शासक होते हैं विक्रमादित्य 6 षष्टम। विक्रमादित्य जो 6 है इनके बारे में केवल ये जानिए, इनके दरबारियों के बारे में। क्या? पहले दरबारी है विल्हण। कौन? इनकी जो कोर्ट में रहते थे, कोटली जो है वो पहले हैं विल्हण। विल्हण की रचना याद रखिएगा, विक्रमांक देव चरित। कौन सी रचना? विक्रमांक देव चरित, इन्हीं के नाम पर ही है, ठीक है। अब आपसे पूछे विल्हण का संबंध किस वंश से है? स्वाभाविक सी बात है कल्याणी के चालुक्य से। राजा पूछे तो विक्रमादित्य 6 से, ठीक है। अगले दरबारी हैं इनके विज्ञानेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विज्ञानेश्वर के बारे में ये जानिए। विज्ञानेश्वर की एक रचना है मिताक्षरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिताक्षरा पूछे किसकी रचना है? वो विज्ञानेश्वर की है। अर्थात पहले जानिए मिताक्षरा है क्या। मिताक्षरा आपने जब मैं स्मृति ग्रंथ पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था एक स्मृति का नाम, जिसका नाम था याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति पर इन्होंने कमेंट लिखा, अर्थात टीका लिखा, या कहें भाष्य लिखा, या कहें व्याख्या की। किसकी? याज्ञवल्क्य स्मृति की। अब याज्ञवल्क्य स्मृति की जब इन्होंने व्याख्या की तो एक नया नाम दिया अपनी रचना को, मिताक्षरा, ठीक है। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। किसके दरबार में रहते थे? चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 के दरबार में। क्यों हो गए? कल्याणी के चालुक्य। इतना क्लियर हुआ। आज से हमारा राष्ट्रकूट का भी समापन हो गया और चालुक्यों का भी समापन हो गया। अब हम चोलों का पुनः उत्कर्ष पढ़ेंगे, जो रिजरेक्शन होता है चोलों का, पुनः उत्थान होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि चोलों के जो अब इंपॉर्टेंट राजा होंगे, जो फेमस राजा होंगे, महान शासक होंगे, अब सामने आएंगे, ठीक है। चोल अपने चरम उत्कर्ष पर था, तो चोलों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश की समाप्ति, इसके बाद फिर पढ़ेंगे राजपूत काल। राजपूत काल में पढ़ने के बाद 2-3 टाइप के और वंश होंगे, उनको पढ़ लेंगे। प्राचीन भारत का समापन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले 2 चीज मैंने छोड़ रखी है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन, और
स्टोन एज, पाषाण काल, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो लगभग बहुत जल्द समापन होगा और समापन की ओर हम लोग अग्रसित हैं। और इसके बाद जैसा कि मैंने सूचना दी है कि अब इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास चलेगा। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके साथ मैं इंडियन जियोग्राफी भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो साथ साथ चलेंगे, एक दिन के अंतराल में एक एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा और आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं चोलों के पुनः उत्थान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।